नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है रजत मेहता। ही इज ए फिजिसिस्ट, ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड और मुझे लगता है कि इनको ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में इनको ज्ञान नहीं है। आप इनका खुद का चैनल है मनी पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज्म, उस पे जाइए, जाके इनकी एक आध वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान का भंडार लेके बैठे हैं, राइट। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मेरे चैनल पे आएं और मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे इस वीडियो सेशन में पूछने वाला हूँ, राइट। रजत जी, धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ इस वीडियो में आने के लिए। सो आशीष, थैंक यू सो मच इतना जनरस इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा ये जो पॉडकास्ट है 1.5 आवर्स का, ये बहुत फ्रूटफुल होगा आपके व्यूअर्स के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए और पीपल इन जनरल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट। तो मैं सर इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो मेन टॉपिक मैं यहाँ पे रखा है दैट इज ब्रह्मचर्य and how this brahmacharya will help us in the current situation in this world. Like some turmoil is going on, something is building up, कुछ चल रहा है ऐसा जो कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखाई देगा, हर किसी को नहीं। और मुझे लगता है कि आप उनमें से हो, आपको दिख रहा है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो how does brahmacharya plays a vital role in this game? So we'll discuss on this. So my first question to you is there any conspiracy to make men weak in this world right now? कोई जानबूझ के मर्दों को, और सिर्फ मेन के लिए नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स को कमजोर बनाया जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है फ्री पोर्नोग्राफी, फ्री अडल्ट कंटेंट जो हर जगह अवेलेबल है, जो लोगों को बांधता है और उनसे फिर वो करवाता है जो वो नहीं करना चाहते या जिसके बारे में वो ज्ञान नहीं रखते कि इसके ये करने से हमें क्या नुकसान होगा, राइट। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रह्मचर्य, हाउ डू वी पीपल सी इट, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको किस नजर से देखा जाता है। ओके, तो ब्रह्मचर्य बेसिकली लोगों में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना, जबकि शादी ना करना और ब्रह्मचर्य में देयर इज नो कोरिलेशन। हाँ, अगर आप अखंड ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं या परफेक्ट सेलिबेट, एक डिफरेंस होता है अखंड ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, एक परफेक्ट सेलिबेट और सेलिबेट में। परफेक्ट सेलिबेट या अखंड ब्रह्मचारी का मतलब जिसने 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन, वीर्य की एक बूंद भी कभी ना निकाली हो, परफेक्ट। तो उस केस में तो अगर आप शादी, मतलब फिर आप शादी करके संतान भी नहीं कर सकते, इसका मतलब तो वो केस समझ आता है। पर जिसने शादी कर ली वो ब्रह्मचर्य नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं है या वो सेलिबेट नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। मनु ने भी, हमारे सनातन धर्म में मनु ने बोला था कि द फर्स्ट चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ धर्मा, द सेकंड एंड द रेस्ट आर बोर्न आउट ऑफ कामा और लस्ट। मतलब पहली संतान आपकी करना आपका धर्म है अगर आपने शादी करी है, उसके बाद जो भी आप संतानें करते हैं वो बस आपकी काम वासना की पूर्ति है और कुछ नहीं, सेंसुअल प्लेजर है वो और कुछ नहीं। तो अगर आप संतान पैदा करने के लिए, संभोग के लिए, उस टाइम आप वीर्य स्खलन करते हैं, वीर्य को निकालते हैं, जो कि एक उस फिनोमिनन के लिए नेसेसरी है, तो कोई उसमें ब्रह्मचर्य का उल्लंघन या कोई वैसा नहीं है। पर अगर आप अपने सेंसुअल प्लेजर, अपनी इंद्रियों के वश में, इंद्रियों का गुलाम बनके, अपने मन का गुलाम बनके उसको निकालते चले जा रहे हैं अज्ञानतावश, और कई लोगों को ज्ञान भी होता है उसके बाद भी दे गिव अप, अपनी इंद्रियों को में नहीं कर पाते, तो अज्ञानी लोग भी और ज्ञानी लोग भी वो जो उसको निकालते रहते हैं, वो बहुत एक दुखद चीज है जो आज पूरा हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। और जो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक जो ब्रह्मचर्य का या सेलिबेसी का एक जो कॉन्सेप्ट है, वो एक नए टर्म्स लेके आते रहते हैं, नो फैब और इस टाइप से, तो वो अज्ञानता है। नो फैब का क्या मतलब है? नो मैस्टरबेशन। मतलब उनके उसमें कॉन्सेप्ट है फिजिकली अपने आप को रोकने का। आप फिजिकली अपने आप को कितना रोक पाएंगे?
क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी में कोई माइंड नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ये केवल एक साधन है, एक मोड है इस अपरा प्रकृति को, इस माया को भोगने का। मन है जिसको हमें काबू करना है, मन है जो बंदर है, मन भागता है, मन इंद्रियों को कहता है मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये संभोग से एक्सपीरियंस करना है, या जो भी हस्तमैथुन से या मैस्टरबेशन से मुझे ये अपने इंद्रियों की तृप्ति करनी है। वो एक मैसेज भेजता है माइंड को, आपकी बुद्धि को, और बुद्धि फिर कमांड भेजती है आपकी फिजिकल बॉडी को, और आपकी फिजिकल बॉडी को करना होता है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या सोचती है, नो फैप से ये जो 2 स्टेजेस के बाद जो तीसरी स्टेज है, जब माइंड आपकी फिजिकल बॉडी को कमांड भेजता है, ये तब फिजिकल बॉडी की स्टेज पे रोकना चाह रहे हैं अपने आप को, विच इज टू लेट। राइट, आप उससे एक स्टेप पीछे चले जाओ। माइंड की स्टेज पे अगर आपने रोका, दैट्स आल्सो टू लेट। आपको मन की स्टेज पे रोकना पड़ेगा कि मन से ही वो चीज ना जाए माइंड में। इसका क्या मतलब, अपने मन को शुद्ध करना, प्योर बनाना, मतलब अपने अंदर जो वो पुराने तमोगुणी संस्कार हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण का ही खेल है ये सब। राइट, जितना रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा हमारे अंदर, हमारे चित्त में, हमारे संस्कारों में, उतना ये चीज विचार आएंगे। और एक बार वो विचार आ गए, उस टाइम आपने कुछ नहीं किया चाहे तो, पर वो जिन आपके अंदर बैठा है वो कभी ना कभी तो निकलेगा। राइट, फिजिकली आप में बहुत विल पावर है, संकल्प शक्ति है, आपने अपने आप को रोक भी लिया। कितना रोकोगे? एक दिन आएगा, क्योंकि वो दिमाग में तो वो विचार है। एक दिन आएगा रात को, जब आप फिजिकल बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप सो रहे होगे, सपना आएगा और निकल जाएगा, जिसको हम स्वप्न दोष या नाइटफॉल कहते हैं। Even without dream it is possible. Even without dream it is possible. वो एक बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में होता है, हाँ, बट 99.99% लोगों का वो सपने में निकल जाता है। फिर वो कहते हैं ओहो मैंने इतनी मेहनत करी थी, पर ये क्या हो गया? नहीं, आपकी गलती है, आपने मेहनत नहीं करी थी। फिजिकली खुद को नहीं रोकना, मेंटली प्योर करना है खुद को। एक बार आप मेंटली प्योर हो गए, फिजिकली तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बस एक सर्वेंट है आपके माइंड का, अपने आप होगा। राइट, तो जैसे हम बात करें आज के मॉडर्न डॉक्टर्स की, तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज के अगेंस्ट में है कि ब्रह्मचर्या कुछ नहीं होता, ये बकवास है जो तुम कर रहे हो, ये बातें जो आयुर्वेद में लिखी हुई हैं कि 7 स्टेजेस से जाके 40 बूंदों से ये बनता है, ये सब बकवास है। और हम जो बता रहे हैं वो करो, एंड दैट इज मैस्टरबेशन इज परफेक्टली हेल्दी। हफ्ते में 2 बार अगर नहीं करोगे तो यू विल गेट ए प्रोस्टेट कैंसर, और कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होगा। तो हवा के साथ बहो, जो हर कोई कर रहा है वो करो, उस रास्ते मत चलो जो तुम्हारे देश के ऋषि मुनि चलते थे, वो सब पागल थे। और सारा ज्ञान हमें आया है, और हमें ज्ञान आया है क्योंकि हम MBBS डॉक्टर हैं, हम बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, और हम जो बता रहे हैं दैट इज करेक्ट एंड परफेक्ट। इसके ऊपर एक चीज और बोलना चाहूंगा, अब डॉक्टर्स तो ये बात कर ही रहे हैं, अब आज के युग के अंदर हमारा यूथ ज्ञान ले रहा है गूगल से। गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर उन्हीं डॉक्टर्स की, उन्हीं MBBS डॉक्टर्स के रिसर्च पेपर आते हैं, और उन्हीं की स्टडीज आती हैं जो ये सजेस्ट करती हैं मैस्टरबेशन इज परफेक्टली हेल्दी एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो इस चीज से हम किस तरीके से टैकल करेंगे, ये तो ब्रेन वॉश की हद हो चुकी है कि लोगों को इतने ग्रैंड लेवल पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन, because this thing affects the parents as well, our ancestors as well. उनको वो टीचिंग मिली, तभी तो हमें उस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी में जो गूगल पे या जो वेस्टर्न साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या डॉक्टर जो बोल रहे हैं, इस पे बाद में आते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज कि जो हमारी बॉडी में हमें मिस्ट्री जूस दे रहे हैं, हमको पागल बना के पूरी दुनिया में। इसमें भी क्या है, आप गूगल करो, जो प्रो मिस्ट्री जूस वाले जो रिसर्चर्स हैं, फेक रिसर्चर्स, वही आती हैं हर जगह। मतलब बाकी को ऐसा नहीं है, बाकी जो ट्रू रिसर्चर्स की जो रिसर्चर्स हैं, वो 2nd पेज या 3rd पेज या 4th पेज पे आएंगी। नो, इट्स कंप्लीटली सेंसर्ड आउट, कंप्लीटली सेंसर्ड है वो। तो ऐसे ही ये चीज है, ये जो वेस्टर्न, देखो एक डॉक्टर में क्या ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा, उतना ही ज्ञान होगा जितना उसने कॉलेज में पढ़ा है, या जो उसने कॉलेज में पढ़ा है वही उसके दिमाग में घुसा हुआ है। तो ये सारे डॉक्टर्स जो वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, ये वेस्टर्न मेडिसिन किसने बनाई है?
कि वेस्टर्नर्स ने बनाई है, जो हमेशा से अपने सेंसेस के स्लेव्स रहे हैं। अगर किसी मैस्टरबेशन ना करने से प्रोस्टेट कैंसर होता तो फिर तो हमारे सारे ऋषि मुनियों को सबको प्रोस्टेट कैंसर ही होता, मोक्ष ना मिलता सबको, प्रोस्टेट कैंसर से मरते सब लोग। तो ये इतना एक हमारे यूथ के दिमाग में डाल दिया, अगर आप मैस्टरबेशन नहीं करोगे तो वो निकलना तो है ही, जब वो नीचे आपका बैग भरेगा वो ओवरफ्लो होगा और वो निकलेगा। तो ये बोला जाता है। इनको ये नहीं पता कि एक चीज होती है कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ दिस सेक्सुअल फ्लूइड। वीर्य का ट्रांसम्यूटेशन हो सकता है। ये वीर्य जो हमारी बॉडी में बन रहा है, ये जानवरों की तरह अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। जानवरों की तरह वो 5, 10, 15, 20 सेकंड का वो जो एक इल्यूजन है, एक झूठ रूपी एक वो आनंद है, उसको पाने के लिए नहीं है। ये एक दूसरी चीज के लिए है, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए है आपकी, कि जिससे आपकी मूलाधार चक्र विकसित हो के आपकी कुंडलिनी जागृत हो के आपके सारे चक्र खुले और आप मोक्ष की तरफ जाओ। तो अगर ये आप इसी चीज में निकालते रहोगे तो फिर वो आपका ट्रांसम्यूटेशन कैसे होगा? और ये ट्रांसम्यूट होके ओजस बनता है, जो स्वामी विवेकानंद ने एक टर्म दिया था, ओजस। तो एक ओजस बन के सेमिनल एनर्जी ट्रांसम्यूट होके हमारे पूरे शरीर को, रोम रोम को वो एनर्जी देती है, हमारे पूरे माइंड, मस्तिष्क को, खास करके राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन जिसमें सारा मैजिक होता है, सारे हमारे चक्र जो खुलते हैं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं होगा, वीर्य की हमारे अंदर कमी है, वो लिक्विड की हमारे अंदर कमी है, जिससे ओजस की भी कमी होगी फिर, क्योंकि लिक्विड ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग बंद है। आप कितने भी ध्यान में बैठे रहे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप जबरदस्ती करके अपनी कुंडलिनी जागृत कर भी देंगे तो बहुत नुकसान होगा आपको। क्यों? मैं हमेशा बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ और बहुत एग्जांपल्स देके समझाता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखे हो। क्योंकि अगर मैं उस इंसान के लेवल पे समझाता हूँ जो पहली बार ये सब चीजें सुन रहा है या कोई भी टॉपिक सुन रहा हो, अगर वो लेमैन जिसको ये सब कुछ नहीं पता, अगर वो मेरी बात सुन के समझ नहीं पा रहा तो मतलब मेरे में कुछ कमी है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि खाना खाया और खाना खा के जितना अच्छा खाना खाओगे उतना अच्छा खून बनेगा आपका और उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, दैट्स इट, खत्म। नहीं, खून नहीं, खाने के बाद सबसे लास्ट में बनता है वीर्य। इसमें हम बाद में भी जाएंगे अभी इन डिटेल। बस अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप समझो आपका शरीर है। और अगर आप कोई सोचता है कि खून ही है सब कुछ, हमारी सेहत की निशानी ज्यादा खून है, तो गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल है उसको आप खून मान लो। मैं आपको एक नई गाड़ी देता हूँ, उसमें फुल डीजल की टंकी भर के आपको देता हूँ और मैं उसमें एक बूंद में इंजन ऑयल की आपको नहीं देता और आपको कहता हूँ चलाओ, आप बिल्कुल नहीं चला पाओगे। वो इंजन ऐसा गर्म होगा कि वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसे अगर आपकी बॉडी में वीर्य ही नहीं है, आपने बचाया ही नहीं, आपने उसको ट्रांसम्यूट ही नहीं किया और आपने जबरदस्ती आसन प्राणायाम, क्योंकि केवल ध्यान से नहीं, आसन प्राणायाम से जबरदस्ती भी कुंडलिनी जागृत कर देते हैं लोग, और वो नीचे आपका बिना इंजन ऑयल के गाड़ी की तरह इतना आपको नुकसान पहुंचाएगा वो चीज। तो क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस स्थूल शरीर से अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तभी हो सकता है जब आप ब्रह्मचर्य में बिल्कुल स्थापित हैं। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भांग खा के अष्टांग योग नहीं बनाया था। पतंजलि ऋषि ने भांग खा के अष्टांग योग में वो सीक्वेंस नहीं बनाई थी। राइट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लोग कहते हैं रजत जी ध्यान सिखा दो, हजारों मैसेज आते हैं, रजत जी ध्यान सिखा दो, ध्यान सिखा दो। ध्यान कैसे करते हैं? अरे ध्यान 7वीं सीढ़ी है अष्टांग योग में। तो भौतिक जगत में भी पहली ग्राउंड से 7वीं सीढ़ी अगर चलो सीधा तो हड्डी टूटेगी, चोट लगेगी, फायदा नहीं होगा, कुछ नुकसान ही होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स जो एक सीक्वेंस में है, ये सोच समझ के रखे गए हैं।
किसी भी पतंजलि के बाद किसी भी ऋषि मुनि ने या पतंजलि से पहले ऐसा नहीं बोला कि ये जो स्टेप्स हैं गलत है, ये वाला चीज यहाँ नहीं चाहिए, ये वाली चीज यहाँ नहीं चाहिए, या ये वाली चीज मिसिंग है। तो यम, सबसे पहला जो स्टेप यम, वो कुछ सोच के ही सबसे पहला स्टेप रखा है। और यम के अंदर क्या आता है? यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना चीजों का एक सीमा से ज्यादा। तो इसमें इन पांचों में जो पहला स्टेज है उसमें 5 एलिमेंट है, उसमें एक है ब्रह्मचर्य। ऐसी फिर नियम और बाकी सारी चीजें हैं। तो ये फर्स्ट कहते हैं ना, जब भी घर बनाने से पहले आप नींव रखते हो, आप फाउंडेशन बनाते हो, तो फाउंडेशन अष्टांग योग में यम है और नियम है। मेरे से अगर कोई पूछे, हर योगी का अलग अलग आंसर होगा कि अष्टांग योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। है तो हर कुछ इंपॉर्टेंट, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, वो एक नींव है आपकी, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं है, आप ऊपर क्या महल बनाओगे अपना? मतलब वो तो फिर रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाने वाली बात हो गई। राइट, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस रजत जी। मुझे भी सीरियसली यही लगता है दैट ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यही कारण था कि मैंने अपने चैनल पे 25 से 35 वीडियो बनाई हुई हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य पे, बिकॉज मुझे पता है जो इसमें स्थापित हो गया ढंग से, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई बड़ा टास्क नहीं होगा उसके लिए, और बड़ी इजीली वो सब चीजों को पार करके निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा और डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो एक तरीके से दयानंद जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संस्था से बिलोंग करते हैं, और दे डोंट बिलीव इन चक्रास एक्टिवेशन एंड ऑल। दे जस्ट से वीर्य का संग्रह करो एंड दैट्स इट, दैट इज ब्रह्मचर्य। ये तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे हो गया ना, कि आपने फिजिकल लेवल पे सीमन को रिटेन कर लिया, दैट्स इट। लेकिन वो तो आधा काम हुआ ना, उसको आपकी चक्रास के थ्रू खोलते हुए, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी से आई थिंक ओजस ही जाता है, एंड ओजस इज द फूड ऑफ आवर ब्रेन। अगर ब्रेन को फूड नहीं मिलेगा तो लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी, राइट? और जो ओजस है, मैंने ये भी पढ़ा है कि जो ओजस है वो नॉन फिजिकल एनर्जी है, और वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है हमारी बॉडी के चारों तरफ। जैसे गाड़ी को चलने के लिए सर्कुलर व्हील्स की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर हम ट्रायंगुलर या फिर स्क्वायर के अगर व्हील्स डाल देंगे तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। सिमिलरली हमारी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो नॉन फिजिकल एनर्जी है ओजस, ये एक सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देती है, जिससे कि हम लाइफ में इजीली नेविगेट कर पाते हैं। हम लाइफ में जो चाहते हैं उसको बड़ी इजीली अचीव कर लेते हैं विद लेस एफर्ट। लोग मेहनत करते हैं तब भी वो अचीव नहीं कर पाते जो वो अचीव करना चाहते हैं। एक दीवार खड़ी है, दीवार के सामने जोर लगा के मैं धक्का मार रहा हूं कि दीवार उधर क्यों नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स कि एफर्ट तो लगा रहा हूं बट डायरेक्शन एंड क्लैरिटी इज नॉट देयर। तो वो मुझे ऐसा लगता है सीमन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य से आती है, राइट? तो नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं सर हम, डीएनए एक्टिवेशन। सीमन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य का डीएनए एक्टिवेशन के साथ क्या लिंक है, इस चीज पे प्लीज बताइए। बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है। कुछ लोग जब सेल्फ रियलाइजेशन को सिखाते हैं तो कुछ लोग कुंडलिनी जागरण और चक्र खुलते हैं जब सुषुम्ना चैनल के थ्रू, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, तो उस टर्मिनोलॉजी में सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ डीएनए के बेसिस पे बताते हैं, डीएनए टर्मिनोलॉजी बताते हैं, तो एक ही है सब चीज। तो यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न डॉक्टर्स या वेस्टर्न साइंटिस्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, फिर से इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, उसमें से 2 स्ट्रैंड एक्टिव हैं, मतलब स्ट्रैंड को आप पाइप मान लीजिए एक तरीके से, उसमें से 2 एक्टिव हैं, 10 जो है बिल्कुल अभी एक्टिव नहीं है, राइट? ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा सर्वज्ञाता समझते हैं आज के साइंटिस्ट, क्यों? उनका क्या है, जितनी भी आप किताबें पढ़ लीजिए, जितना भी आप पीएचडी या डॉक्टरेट कर लीजिए, कितनी भी रिसर्चेस कर लीजिए, आपका वही, अभी हम 3rd डिमेंशन में जी रहे हैं तो आपका वही 3 डायमेंशनल लिमिटेड विजडम ही रहेगा, और उस लिमिटेड विजडम से आप सब कुछ नहीं जान सकते।
तो ये क्या सोचते हैं कि ये जो 10 डीएनए हैं, 10 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, 10 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि इनको इसका मतलब नहीं पता। मतलब नहीं पता तो इसका मतलब भगवान ने हमारी बॉडी में ऐसे ही कुछ गार्बेज दे रखा है। ये उसको कहते हैं जंक डीएनए। जंक मतलब कूड़ा है ये। हमारी बॉडी में एक नाखून से लेके एक बाल तक लेके कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई मीनिंग ना हो, अर्थ ना हो, प्रकृति ने में ऐसे ही दिया हुआ है। अब ये मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब है उसको जंक डीएनए बता देते हैं। सिंपल है, अभी हम 3rd डिमेंशन में जी रहे हैं, 3D में जी रहे हैं। तुम्हारे 2 स्ट्रैंड्स एक्टिव हैं एक नॉर्मल पर्सन के। मैं सेल्फ रियलाइज्ड इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। आप ऊपर ऊपर बढ़ते रहिए। आप मान लो 5th डिमेंशन में आप गए तो आपके 4 स्ट्रैंड एक्टिव हो जाएंगे। मतलब जिस डिमेंशन में आप है उससे एक स्ट्रैंड एक्टिव है कम आपका। आप 11वीं डिमेंशन में गए तो आपके 10 स्ट्रैंड एक्टिव है। टोटल 12 डिमेंशंस होती हैं, 12 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, 12 डिमेंशन होती हैं टोटल। 14 लोग होते हैं पर उसमें 12 डिमेंशंस होती हैं। वो बाइफर्केशन मैं फिर कभी बताऊंगा। तो जब हम लास्ट डिमेंशन में होंगे 12वीं डिमेंशन पे, तो हमारे 11 स्ट्रैंड एक्टिव होंगे। और जब हम 12वीं डिमेंशन भी पार कर जाएंगे, मतलब ब्रह्मा लोग जहां ब्रह्मा जी जिसके स्वामी हैं, इस अपरा प्रकृति की सबसे ऊपर की डिमेंशन, वो भी हम पार कर जाएंगे तो हमारे 12 के 12 स्ट्रैंड एक्टिव हो जाएंगे। मतलब 12वीं डिमेंशन पार करना मतलब परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में चले गए। कृष्णा ने क्या कहा था गीता में? अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आई हैव 2 नेचर्स, a higher nature and a lower nature. Higher nature अपरा प्रकृति, higher nature परा प्रकृति, lower nature अपरा प्रकृति। मतलब हम अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में चले जाएंगे। जैसे हमारी 12 डिमेंशंस पार होंगी, उसी टाइम हमारी 12वां स्ट्रैंड भी एक्टिव हो जाएगा। मतलब हम पूरे इस फिजिकल आइडेंटिटी से पूरा लाइट पे कन्वर्ट हो जाएंगे और हम वही जो हम चेतन तत्व हैं, जो हम आत्मा हैं, हम उसी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जहां से हम आए थे वहीं हम चले जाएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम उस परम ब्रह्म का ही एक अंश है। हमें पता चल जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है जो इसके अंदर है, चेतन तत्व है हम। इसके ऊपर चेतन आत्मा के ऊपर जो भी है सब जड़ है, किसी में चेतना नहीं है। हमारे आत्मा के ऊपर 3 कवरिंग है, कारण शरीर कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी और स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी। तो हम आत्मा के ऊपर पहली लेयर ही नहीं, तीसरी लेयर जो है बाहर की तरफ, उसको खुद समझ रहे हैं। इस पंचभूत से बने शरीर को हम समझ रहे हैं, जड़ है ये। इस शरीर का नाम रजत मेहता है, मेरा नाम रजत मेहता नहीं है। जो अंदर से आवाज आ रही है आपको, वो मैं हूं, चेतन तत्व। जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा जो आपसे बात कर रहा है, फिर आवाज नहीं आएगी मेरे अंदर से। फिर जो मुझे लोग, मेरे घर वाले जो मुझे या समाज वाले बोलते हैं कि रजत हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग एक दिन भी नहीं होगा, वही लोग बोलेंगे चलो चलो जलाने का वक्त हो गया है। राइट। तो मुझसे कहते हैं प्यार करते हैं और जलाने का वक्त हो गया एक दिन बाद ही। तो मतलब प्यार किससे करते थे? मेरे इस शरीर से नहीं, जो इसके अंदर से निकल गया उससे प्यार करते थे। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर इसको जला दिया जाएगा, वही पंचभूत में मिल जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे और ये स्थूल शरीर को खुद मानते रहेंगे, इस किराए के घर को 60 साल 70 साल 80 साल के लिए आए हैं, इस किराए के घर में पहले हजारों किराए के घर पे गए हैं, आगे भी जाएंगे जब तक मोक्ष नहीं मिलता, जब तक जीवन मुक्त नहीं होते। तो जब तक इस शरीर को खुद मानते रहेंगे, फुटबॉल की तरह लोग किक मारेंगे, ये माया किक मारेगी और हम खिलाफ मतलब इधर से उधर घूमते चले जाएंगे। राइट। जैसे मैंने आपको बोला था, आयुर्वेदा के अंदर लिखा गया है कि there are 7 different steps, जिस steps के थ्रू सीमेन हमारा बनता है। राइट। So I want you to put some light on this. और ये इसका प्रमाण मानते हैं लोग कि how can you prove this? तो एक लॉजिकल आंसर, I think you have this, वो 7 का लिंक जो आपने मून के साथ मुझे बताया था, प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस। तो तुम्हें क्या लगता है कितने दिन में जो मैं एक बार में वीर्य निकाल
एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि 30 से 35 दिन लगते हैं जो हमने आज खाना खाया है उसका वीर्य बनने में। हाँ, तो टोटल एग्जैक्टली 28 दिन लगते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो जब हम खाना खाते हैं तो 7 स्टेजेस होती हैं खाना खाने के बाद, जिसके बाद वीर्य बनता है। इतनी कीमती है ये धातु, ये द्रव जो हम निकालते रहते हैं, बहाते रहते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, एक नॉर्मल पर्सन खाना खाता है, सबसे पहले उसकी चाइल बनती है जिसको हम रस बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद उससे खून बनता है जिसको हम रक्त बोलते हैं। बस लोगों का ज्ञान यही तक है, बस खाना खाया खून बन गया, खत्म बात। नहीं, इसके बाद भी 5 स्टेप्स और हैं। खून के बाद फिर आपका फ्लेश बनी जिसको हम मांस बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका फैट बना जिसको हम मेद बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी हड्डी बनी जिसको बोन कहते हैं। फिर उसके बाद बोन मैरो बना जिसको मज्जा कहते हैं। और लास्ट में आपका वीर्य बना जिसको हम सीमेन या सेक्शुअल फ्लूइड कहते हैं, और लेडीज में हम सेटस कहते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जो भी ये बातें हो रही हैं केवल मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स में और फीमेल्स में सब एक ही फिनोमिनन है, राइट, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब ये जो 7 स्टेजेस खाना खाने के बाद रस से लेकर वीर्य तक मैंने आपको बताई, हर स्टेज में किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबों में लिखा है 5 दिन लगते हैं हर स्टेज में, पर वो गलत है। हर स्टेज में 4 दिन लगते हैं, और ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ अपनी अनुभूति से भी, और जो मैंने रिसर्च करी है, और जो मैंने पुराने ग्रंथ जो मैंने छान डाले हैं वो मेरे से मैच करता है। वो 28 दिन ही है। आपको फिजिकल बॉडी में पता चल जाता है आपकी, अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर तक आपका एक्सेस है, आपको पता चलता है। तो हर स्टेज में 4 दिन लगे। 7 स्टेजेस है, 7 गुणा 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 28 दिन। अब यही 28 दिन की साइकिल है जो फीमेल में, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मासिक धर्म, जो पीरियड की साइकिल होती है, उसमें एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, पर आइडियल 28 दिन की होती है। वही 28 दिन की साइकिल मून की साइकिल है, पूरी फुल मून से नो मून तक। राइट। और लोग सोचते हैं कि केवल फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन का एक फिनोमिनन होता है, मेल्स में भी है। ये जो नाइट, अगर आप नहीं कुछ करेंगे और वो नाइट आपकी विचारों में शुद्धि भी नहीं है, तो आपका निकलता चला जाएगा। एक आइडियल सिनेरियो में 28 दिन में बनाओ, निकल गया, 28 दिन में बनाओ, निकल गया, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए। तो जब तक मेल्स में भी वो चीज, वो द्रव को हम ट्रांसम्यूट करके ओजस नहीं बना रहे, तो वो हमारे अंदर भी उससे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो ये जो पंचभूत, जिसको मैं बताया, अपरा प्रकृति में हर चीज पंचभूत से बनी है। तो जिस पंचभूत से सूर्य चांद बना है, उसी से हम बने हैं। तो सब कनेक्टेड है आपस में, राइट। और ये चीज जो इतनी जद्दोजहद के बाद हमारी बॉडी बनाती है, उसको लोग 5 सेकंड 10 सेकंड के प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, एक झूठा आनंद, उसके लिए खो देते हैं, और जिसकी कोई भरपाई नहीं है। राइट। तो आई कॉल दिस एज गोल्ड। योर सीमन इज योर गोल्ड। ये बीज है आपका, राइट। और प्रकृति ने ये बीज हमारे अंदर मेरे ख्याल से इसीलिए डाला है कि हमारी प्रजाति खत्म ना हो जाए, राइट। दिस इज फॉर द प्रोक्रिएशन, कि ह्यूमन बीइंग्स रहें इस प्लेनेट पे। ऐसा ना हो कि ह्यूमन बीइंग्स ही खत्म हो गए। और इसमें प्लेजर इसलिए डाला गया ताकि अगर प्लेजर नहीं होगा तो हम वो काम करना ही छोड़ देंगे, राइट। नहीं देखो, जब भी ये एक हमारे पूरे प्रकृति का एक रूल है, इस कॉस्मोस का रूल है हमारा, जब भी एक फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी का जब मर्ज होगा, कि जब मर्जिंग होगी एक नई लाइफ बनाने में, एक नई चीज क्रिएट करने में, पूरे यूनिवर्स में हो रहा है ये चीज, तो वो ऑर्गेज्म पैदा होता है। इसीलिए यही ऑर्गेज्म जो एक हम जानवर प्रवृत्ति की तरह जो संभोग करने में होता है, एक उसका रिफाइंड फॉर्म मान लो, मतलब ये आप मान लो एक देसी शराब की तरह, एक उसका रिफाइंड फॉर्म इंग्लिश स्कॉच विस्की की तरह। जब हमारी कुंडलिनी माँ जो इस सृष्टि को चला रही है, केवल हमें ही नहीं, सृष्टि को चला रही है, जो वो जब जागृत होती है हमारी कुंडलिनी माँ, इतने जन्मों जन्मांतर के बाद, वो जब जागृत होके सहस्त्रार में पिता से मिलती हैं, या शिव से मिलती हैं, शिव शक्ति से मिलती हैं, किसी भी नाम से बोल दो,
मतलब माता का जब पिता से मिलन हुआ तो यहाँ भी वही ऑर्गेस्मिक फीलिंग आती है, वही ऑर्गेस्मिक सेक्स होता है। सत चित आनंद का जो आनंद है, ब्लिस जिसको कहते हैं, वो ये आनंद है। इसीलिए जो सेल्फ एनलाइटेंड बंदा होता है, जिसको पर वैराग्य हो जाता है, जिसको निर्वाणा हो जाता है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसको एक ऐसी चीज मिल गई, एक ऐसा आनंद मिल गया जिससे बेहतर कुछ नहीं है। बचपन में जब हम खिलौना लेते हैं तो हमारे लिए वही हमारी जिंदगी है, कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब बड़े हुए तो वो कूड़ा लगता है। फिर कुछ और आ जाती है आनंद की चीज, स्मार्टफोन या कुछ, उसके बाद पीसी, या उसके बाद गाड़ी, या उसके बाद वाइफ अपनी, या कुछ भी। जो अल्टीमेट आनंद है, सच्चित आनंद वाला आनंद, वो आनंद का एक्सेस तब मिलेगा, वो ब्लिस का एक्सेस तब मिलेगा जब उस सत्य तक पहुंचोगे। वो सत्य क्या है? एटर्नल ट्रूथ, भौतिक जीवन वाला ट्रूथ नहीं। उस मिनिस्टर ने उसको क्या बोल दिया, या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्या कर दिया, या चाइना ने यूएस के साथ क्या कर दिया, वो नहीं। एटर्नल ट्रूथ, उस एटर्नल ट्रूथ को जब पालोगे, उस एटर्नल ट्रूथ को पाने के लिए चित्त, वो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। उसके बाद आप उस आनंद के हकदार हो। राइट। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है। जैसे मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि यार तुम ऐसी चीज क्यों बता रहे हो जिससे प्लेजर को रोका जाए। हम तो प्लेजर ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई टाइम टू टाइम हमारे माइंड को डोपामिन मिलता रहे, हम वो एक्ट करते रहें। ये बोला गया है हमारे ग्रंथों में भी कि संभोग जो है वो महासुख है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। आपको उस सुख से कोई नहीं रोक रहा, बल्कि आप उस सुख के हकदार हैं। आप सच्चित आनंद के आनंद को प्राप्त करने के हकदार हैं, पर वो जानवर प्रवृत्ति के लिए नीचे नहीं, अपने आप की उन्नति करके, अपने आप को आत्मज्ञानी बना के, सेल्फ रियलाइज्ड बना के, इस कर्म बंधन से मुक्त होके, जीवन मरण के साइकिल से मुक्त होके, वो जो स्टेट होती है परमानंद कहते हैं ना, परमात्मा के पास चले जाओ तो परमानंद मिलता है। वो परम आनंद पाने के आप हकदार हो। पर अगर आप इसमें अपने मूलाधार चक्र में, अपने सबसे नीचे वाले चक्र में, जिसकी चेतना सबसे नीचे है, उसी में अगर आप जानवर प्रवृत्ति में अपनी उलझ के रह जाओगे तो फिर उस सुख से वंचित रह जाओगे। और हमारा कर्तव्य है, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनको ये बताना कि नहीं, यही सुख नहीं है, इससे एक हायर सुख एग्जिस्ट करता है। या वो पाओ चाहे ये पाओ, दोनों नहीं मिलेंगे। हेड टेल्स दोनों आपकी नहीं होंगी, या हेड या टेल्स। क्या पाना है वो आपकी, क्या चूज करना है वो आपके ऊपर है। सबकी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी फ्री विल है। ज्ञान आपको मिला, अब उस ज्ञान का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हर जीवात्मा के अपने हाथ में है। सेम चीज को एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि सपोज हम एक खड्डे के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, एक खड्डे के अंदर फंसे हुए हैं, नीचे एक सीढ़ी लगा रखी है और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो नीचे हमने क्या करा, हमने आग जला ली, राइट। अब नीचे हमने उस सीढ़ी के अंदर ना दो डंडे ऐसे हैं और बाकी बीच के अंदर छोटे छोटे स्लैब्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने नीचे के 2 स्लैब्स लगा के जला के आग जला ली, जिससे कि ठंड से बचने लगा। अब खड्डे से बाहर निकला जा सकता है अगर सीढ़ी पे एक एक करके चढ़ा जाए और ऊपर जाया जाए। और दूसरा, ठंड से बचने के लिए या फिर अपने आप को ये समझ के कि कहां फंस गया, और एक एक वो स्मॉल प्लेजर लेने के लिए, उस आग से स्मॉल प्लेजर मिल रहा है, मेरे को ठंड से बचाव हो रहा है, तो मैं एक एक करके अपनी ऐसे इस सीढ़ी की ऐसे टुकड़े तोड़ के उसको जलाता रहूंगा, तो मेरे पास सिर्फ 2 वर्टिकल डंडे बचेंगे जिससे कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, राइट। यही सेम चीज लोगों के साथ हो रही है। अब किसी ने टॉप नहीं देखा है, एटलीस्ट उन्होंने नहीं देखा है जो मैस्टरबेशन की हैबिट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो उस प्लेजर के आदी हो चुके हैं, उनको नहीं पता ऊपर कैसा मजा है, राइट। उनको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो भी इंसान मैस्टरबेट करता है वो करने के बाद गिल्टी फील करता है कि ये क्यों कर लिया मैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस अपने आप ही हमारी उसको उस गिल्ट में डाल देती है कि ये तुझे नहीं करना चाहिए था, गलती की है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर इस तरीके से बंध जाता है कि बार बार उसका वही करने का मन करता है। मेरे को बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, और इतनी यंग एज के अंदर बच्चे इस चीज में इस तरीके से फंस गए हैं कि हफ्ते में 10-10 बार मैस्टरबेट कर देते हैं, ठीक है। और वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मैसेज करते हैं भैया प्लीज मुझे बचाओ,
भैया मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे बाहर निकालो इससे, तो मेरे पास एक ही आंसर होता है, भाई कुछ नहीं करना है। कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम नुकसान कर रहे हो, वो करना बंद कर दो, वो मत करो। चीजें अपने आप लाइन में आने लगेंगी। बहुत सी वीडियोस के थ्रू बताया है कि किस तरीके से क्या क्या करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ब्रेथ वर्क कैसे करना है, अपने आप के लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करना है, थॉट्स को कैसे प्योरीफाई करना है, लेकिन फिर भी लोग इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत यंग एज में गलत डायरेक्शन में फंसा दिया है। तो आप इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, जैसे आपने बोला कि आप कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है, आप कुछ करते हो, कुछ नहीं करना है। तो ये सही आंसर नहीं है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे और आप खाली बैठोगे तो एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वो जो आपके संस्कार हैं, जो वृत्तियों के रूप में निकलते रहते हैं, वो आप पे हावी हो जाएंगे और आप फिर से उनके वशीभूत होकर वही सब करेंगे जो वृत्तियां निकल रही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि, फिर से मैं बोलूंगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हमारे अंदर ये जो सारी वृत्तियां निकलती हैं, और ऐसा नहीं है कि आज किसी ने मान लिया कि आज से मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, बस अब तो मरते दम तक एक बूंद भी नहीं निकलेगा मेरे अंदर से। नहीं, पतन आपका फिर होगा, फिर उठो, फिर पतन होगा, फिर उठो। इंपॉर्टेंट है दोबारा उठना और पहली बार से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना। एक बार आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई किया, पतन हुआ, बोला बस बहुत हो गया, एक बार ट्राई किया, बहुत मुश्किल है, हार मान ली मैंने। यही विवेकानंद ने बोला था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, टिल योर गोल इज रीच्ड। राइट। इसमें पतन होना स्वाभाविक है। हम एक ऐसी दुश्मन से लड़ रहे हैं, मतलब हजारों जन्मों से, जो हमारे चित्त, क्योंकि हम जब मरते हैं तो केवल स्थूल शरीर हमसे छूटता है। हमारी आत्मा के ऊपर जो बाकी दो कवरिंग है, जो मैंने बताया, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की, कॉजल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी की, वो साथ जाती हैं। और वहीं कारण शरीर में ही चित्त के ऊपर सारे संस्कार, सारे कर्म, पुराने जन्मों के सारे वहां पर बैठे हुए हैं। उनसे हम लड़ रहे हैं। तो पतन होना स्वाभाविक है, पर जितनी आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, जितना आप अपने आप को शुद्ध बना रहे हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को प्राणायाम से, आसन से, उतना आपका तमोगुण कम होगा, रजोगुण और तमोगुण उतना कम होगा, सतोगुण उतना बढ़ेगा, उतनी आपको सहायता मिलेगी। इसलिए कहते हैं आसन, प्राणायाम बहुत जरूरी है। ध्यान तो बहुत बात की बात है। पहले अपने पूरी फिजिकल बॉडी को ट्यून करना है गिटार की तरह। गिटारिस्ट आके एकदम गिटार उठा के बजाना शुरू नहीं करता, पहले वो ट्यून करता है। सब कुछ सही तो है, ट्यून करने के बाद, इसीलिए पहले हमें अपनी बॉडी के अंदर जितनी शुद्धि हम ला सकते हैं, वो शुद्धि हमें लानी है। लाए बिना कुछ नहीं होगा। और ये जो आपने अभी बताया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, तो ये जो स्टेप्स हैं, इनसे अलग भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइक चैंटिंग, डिवोशन, बहुत चीजें हैं, बहुत तो इन पे भी थोड़ा सा प्लीज बताइए इनके बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं फिर भी आपको फिजिकल चीजें बहुत सारी बताऊंगा अभी, पर मैं फिर से स्ट्रेस दूंगा कि मेंटल प्योरिटी, आपके दिमाग की प्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वो अगर है तो आपका 90% काम हो गया। इसीलिए उसकी प्योरिटी के लिए माइंड की, कि विचार ना आए। कोई सुंदर स्त्री देखी, बस दिमाग में वो दूषित विचार आए, और जैसे ही वो आए आपका पतन हो गया। उस टाइम फिजिकली आपको पता ना चले, आपने खुद को रोक लिया, पर मेंटली आपका पतन हो गया। अब वो निकल जाएगा जो आपके शरीर से अलग हुआ, क्योंकि वो आपको पता भी नहीं है, वो आपके शरीर से अलग हो गया। मतलब मैं स्टेप्स बताने से पहले, बचने से, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये, मैं फिर से एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। फुल क्रीम दूध हर कोई पीना चाहता है, राइट? सिंगल टोन, डबल टोन कोई पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो पानी की तरह है, कोई कहता है। अब फुल क्रीम दूध भी आपको मक्खन नहीं दिखता आंखों से, हर कोई दूध, सब दूध ही दिखता है।
पर उसके अंदर मक्खन रमा हुआ है, मिक्स हुआ है। अब आप मधानी चलाते हो और वो मक्खन अलग हो गया। एक बार वो मक्खन अलग हो गया, अब आप कुछ कर लो दुनिया में, वो अलग हुआ मक्खन उसमें अब दोबारा मिलेगा नहीं। आप नया मक्खन भी लाके डाल दो, वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक बार आपने वो निकाला मधानी चला के, तो वो सिंगल टोन बन गया। फिर सिंगल टोन में मधानी चली, डबल टोन बन गया। ऐसे हुआ। यही मैंने आपको बताया था कि एक बार हम जो खाना खाते हैं वो 28 दिन में हमारा वीर्य बनता है। हालांकि वो जो 28 दिन में वीर्य बन रहा है वो हम निकालना नहीं चाहिए हमें। यही तो हमारी बात हो रही है अभी, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए है आपकी। अगर वो आप निकालते रहोगे तो आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, भूल जाइए। जन्म लिया, अर्थी पे चले जाओ, फिर अगले साल अगले जन्म में आओ, अर्थी पे चले जाओ, अगले जन्म में आओ, अर्थी पे चले जाओ। कितना बढ़िया लगता है। और हर बार पैदा होने से पहले 9 महीने किसी औरत के पेट के अंदर कोई मल मूत्र में रहो। क्या मस्त जिंदगी है, आनंदित जिंदगी है। तो जो इससे बचना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हम एक चेतन तत्व हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस नर्क को भोगने लायक के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, वो इसको ट्रांसम्यूट करके ऊपर करेंगे, अपना ओजस में क्रिएट करके अपना काम करेंगे, जो भी करना है, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। पर अब प्रॉब्लम ये आती है, मान लिया 28 दिन में वो बना और हमारे पूरा शरीर फुल क्रीम दूध की तरह है। हमारे पूरे शरीर में वो वीर्य जो है वो बचपन से रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे एक एक सेल में है, वो एटम में। जैसे टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट होता है। अब वो वीर्य बना, आपने निकाल दिया। अब आपने 28 दिन कुछ नहीं किया, अगली बार फिर 28 दिन में वीर्य बना, आपने फिर निकाल दिया, फिर 28 दिन में बना, आपने फिर निकाल दिया। आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो इससे कुछ नहीं होगी, पर एटलीस्ट आपके शरीर में जो वो मक्खन है वो तो नहीं निकल रहा ना, वो तो फुल क्रीम ही है। प्रॉब्लम ये आती है कि अभी 28 दिन में नया वीर्य बना, आपने निकाला। अब जो 28 दिन की अगले 28 दिन से पहले जो आप निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग, अभी आपने बोला कि एक हफ्ते में 10-10 बार, तो एक बार तो वो निकल गया नीचे से, पर अगली बार तो उसको 28 दिन लगेंगे। अब अगली बार कहां से निकल रहा है? वो आपके शरीर में मधानी चली, मधानी से वो अलग होके मक्खन निकल गया। फिर दोबारा तो आप डबल टोन, ट्रिपल टोन, 4 टाइम टोन, 5 टाइम टोन, आप वो बिल्कुल चूसे हुए जो गन्ने की जो खाल होती है ऊपर की, बिल्कुल जूस निकाल दिया, आप वो हैं। तो उस गन्ने की जो बचा हुआ वो जो गन्ने का होता है उसके ऊपर मक्खियां बैठती हैं। वही आजकल के युवा लोगों की आदत है, की हालत है। बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ याद नहीं रहता। गर्मी में 1 किलोमीटर चला दो, चक्कर खा के गिर जाएंगे। ग्राउंड में खड़ा कर दो धूप के नीचे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। पहले क्या होता था, गुरुकुल में 25-25 साल तक ब्रह्मचर्य रखते थे। 25 साल की उम्र तक बिना खाए पिलाए उनको 20 किलोमीटर दौड़ा दो। थकान का मतलब ही क्या युवा में? यूथ की डिक्शनरी में थकान नहीं होनी चाहिए। और आजकल क्या है ये? तो ये तो हुआ सिंगल टोन, डबल टोन का हाल। अब मैं बताता हूँ कैसे बचना चाहिए इस चीज से। तो सबसे पहले मेंटल प्योरिटी, और मेंटल प्योरिटी में इसीलिए नियम में, जो यम के बाद नियम आता है, उसमें तप एक चीज दी है, सेल्फ डिसिप्लिन। उसके अंदर मौन व्रत भी आता है, उसके अंदर व्रत भी आता है, फास्टिंग भी आता है। जितना हम कम खाएंगे, खास तौर पे रात को जितना हम कम खाएंगे, मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा यही बोलता हूँ, जो 1 बार या 2 बार खाता है वो योगी, जो 3 बार खाता है वो भोगी, और जो 3 से ज्यादा पूरे दिन चढ़ता रहता है वो रोगी। तो रात को सबसे कम खाना चाहिए, क्योंकि रात को कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। उससे आपके स्वप्न दोष की जो होती है, नॉकटर्नल एमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगला, आपको हमेशा सूरज उगने से पहले उठना है। बल्कि स्वामी शिवानंदा ने तो यहाँ तक बोल दिया, ऋषिकेश के जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंदा थे, जीवन मुक्त थे, मोक्ष पाया था उन्होंने यहाँ तक बोल दिया, जो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता, उसका कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं ये नहीं कहता 4 बजे उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठना अनिवार्य है। उसके पीछे भी एक साइंस है, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। कभी जितना हो सके ठंडे पानी से नहाओ,
सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाओ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जुकाम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। गर्म पानी से तुम अपने आप का नुकसान कर रहे हो, ठंडे पानी से नहीं। राइट। और जो जापान या ऐसे ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ पे कल्चर है गर्म पानी में नहाना, एटलीस्ट जब आप निकल रहे हो बाथरूम से, एटलीस्ट लास्ट में अपने आप एक कोल्ड शावर डाल के निकलें। इंद्रियां आपकी ठंडी रहनी चाहिए। अगर आप रात को, खासकर रात को अगर आप नहीं नहा पा रहे, एटलीस्ट अपने जेनिटल ऑर्गन्स जो है आपके, उनको ठंडा करके सोइए। पूरे दिन लंगोट पाइए। मैं लंगोट पाता हूँ। लोग क्या कहते हैं, ओ लंगोट, ओ टू ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन। मेरे से ज्यादा मॉड जिंदगी बहुत कम लोग जीते होंगे, पर अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से अलग कभी नहीं होना चाहिए। अपना सनातन धर्म जो भारत ने पूरी दुनिया को, भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को जो एक गिफ्ट दिया हुआ है योग का, उसी देश में पैदा हुए और उसी को भूल गए। धिक्कार है इस मतलब ऐसे भारत में पैदा होने पे भी अपने आप पर। तो मैं लंगोट पहनता हूँ, तो लंगोट का भी एक अलग अपना महत्व है। कभी भी उल्टा होके बेड पे नहीं ना लेटो। कुछ लोग कहते हैं ना, उल्टा होके अपने पेट के बल लेट के टीवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं, नहीं। आप वहां पर बेवजह ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा कर रहे हो, दबाव ज्यादा पड़ रहा है। जितना ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, फिर से वही सेंसेस का एक्साइटमेंट होगा। राइट। मतलब इंद्रियों को खाना नहीं देना, इंद्रियों को कुछ ऐसा नहीं देना जिससे वो अपना काम कर पाए। उसको सफोकेट कर दो, घोट घोट के उसको मार दो। खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वर्जित हैं। एसिडिक खाना बिल्कुल छोड़ दो, एल्कलाइन खाने की तरफ जाओ। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल भूल जाओ। खासकर मेल्स, खटाई बिल्कुल भूल जाओ। बैंगन भूल जाओ। नॉनवेज तो कहना ही क्या, वो भूल ही जाओ। और नॉनवेज से भी ज्यादा, मीट वगैरह से भी ज्यादा, अगर कुछ एक ऐसी वेज में चीज है जो कि सबसे ज्यादा, सब में पूरे ब्रह्मचर्य के सबसे ज्यादा जो अगेंस्ट है, वो है लहसुन, गार्लिक। ऐसी ब्रिंजल, बैंगन, स्ट्रिक्ट नो। क्या खाएं? दूध को काढ़ के उसके अंदर मुनक्का जिसको कहते हैं, छुआरा जिसको कहते हैं, छुआरा भी मुनक्का भी, कुछ भी। दूध को काढ़ के जो वो गाढ़ा हो जाता है दूध। फिग्स खाओ, अंजीर जिसको ड्राई फिग्स कहते हैं। ये सारी चीजें, जितना एल्कलाइन खाना खा सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। करेक्ट। कुछ भी ऐसी चीज जो मीडिया में आपकी आंखों, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस में भी आईज वो हैं जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं। कुछ भी इंटरनेट पे देख रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोने में कुछ एडवर्टाइजमेंट आया, या कोई दोस्त कोई बुक ले आया इस टाइप की, तो कॉलेजेस में बहुत होता है, स्कूल कॉलेजेस में। देखना तो क्या, उसके पास भी जाना पाप है। राइट। क्योंकि जितना आप आग के पास जाओगे उतना जलोगे। ये मत सोचो नहीं मैं तो आग के पास जाके देखता हूँ कैसे जलता हूँ। नहीं, आग का स्वभाव है जलाना। इंद्रियों को चांस नहीं देना निकलने का आपकी मुट्ठी से। वो निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। जब इंद्रियां निकल जाती हैं हाथ से, तो विश्वामित्र जैसे भी नहीं रोक पाए खुद को, तो हम तो क्या चीज है। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे खुद को जो डूज एंड डोंट्स है। और सबसे बड़ी बात बस वही है कि अपना अपान को कभी अपने प्राण से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने देना। हमारे शरीर में प्राण जिसको हम कहते हैं, प्राण होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मेरे व्यूअर्स को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। और जो आप बीच में रजस, तमस, सत्व गुण की बात कर रहे हैं, बच्चों को मुझे नहीं लगता इस चीज के बारे में भी ज्यादा नॉलेज होगी, बट मैंने एक वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक साइज को समझाया है। राइट। मैं ऊपर से बता देता हूँ। जैसे प्राण भी 5 टाइप के होते हैं, उसमें से मैं 2 की बात करूंगा। एक अपवर्ड जो हमारा प्राण होता है, और डाउनवर्ड अपान होता है। अब जो अपान होता है वो डाउनवर्ड फोर्स है। हालांकि वो जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो हमारा ये जो एक्सक्रीशन और प्रजनन है, ये नहीं होगा, विसर्जन वगैरह नहीं होगा। राइट। पर उसकी जो अधोगति हमेशा रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ठूस के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब ठूस के खाते हैं तो अपान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
खास तौर से दोपहर के लंच के खाने के बाद, रात को और सुबह उठते समय 5 या 6 बजे आप बहुत बार देखोगे आपके वो सेंसुअल ऑर्गन्स जब आप सुबह उठते हो तो एक्साइटेड हो रखे होंगे, राइट। तो वो टाइम होता है जब आपका अपान जो है साइंटिफिकली आपके प्राण से स्ट्रांग होता है, उसको कभी स्ट्रांग नहीं होने देना। अपवर्ड फोर्स को नेट, वो नीचे फोर्स वाली फोर्स तो रहेगी, पर अपवर्ड फोर्स नेट में अपवर्ड फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके भी प्राणायाम हैं और टेक्निक्स हैं। प्राण वायु ज्यादा होनी चाहिए मतलब। करेक्ट ना, और यही अब एक दूसरी डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। यही है कि जब कोई इंसान मरता है, मरते टाइम कौन से द्वार से उसके प्राण निकले, श्वास निकले, उससे पता चल जाता है ये ऊपर किस लोक में जाएगा। राइट। ये जो बहुत सारे जो अपने मूलाधार में और एक कामुक प्रवृत्ति में ही जीते हैं, उनका नीचे से प्राण जाते हैं, इसलिए उनकी टॉयलेट और वो सब निकल जाता है। यही एक कारण है मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइफ के अंदर भी जो ग्रोथ स्टार्ट होनी है किसी की, जैसे कहते हैं इसको तो पुराने कर्म थे, इसने पुराने जन्मों में साधना करी है, तो दैट इज हेल्पिंग हिम राइट नाउ। तो इसका डायरेक्ट लिंक इसी से है ना कि इसके लास्ट बर्थ में किस जगह से प्राण निकले थे, जिससे कि ये नेक्स्ट लाइफ के अंदर अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हाँ वो तो है, पुराने जन्म के हिसाब से आपका नया जन्म तो होगा, और उस नए जन्म में जो आपने क्रियामान कर्म भी तो एक पार्ट है ना, आगामी कर्म भी तो एक पार्ट है, केवल प्रारब्ध ही नहीं है जो आप जीते हो। राइट। अपनी फ्री विल से अपना नए कर्म भी बनाते हो, तो फ्री विल भी, हालांकि आपका जन्म हुआ आपके पुराने जन्मों के हिसाब से, पर उसके बाद आपकी जो मृत्यु हुई वो एक जन्म कैसे जिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रारब्ध और क्या बोला? दैट इज प्रारब्ध व्हिच हैज कम फ्रॉम द पास्ट। हाँ, संचित जो अभी कर रहे हैं, नहीं वो ये है क्रियामान कर्म, आगामी कर्म कहते हैं इसको, क्रियामान कर्म। ओके। संचित कर्म तो एक रिजर्वायर है टैंक का, जिसमें से एक पीस केक अच्छा, जिसमें से प्रारब्ध निकला है। राइट, ठीक है। अब कितने सारे हमारे दादा के, हमारे पिता लोगों के, जानने वालों के नीचे से प्राण निकल रहे हैं, नीचे से श्वास निकल रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम निकल रहा है, और हम उनके चबूतरे जब बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, क्या लिखते हैं? स्वर्गीय रमेश कुमार स्वर्गीय, ये स्वर्गीय। क्या स्वर्गीय? वो स्वर्ग लोक में थोड़ी गए हैं, तो श्वास नीचे से निकल रहे हैं। राइट। तो और जो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं, बाकियों के और जगह से निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो योगी हैं उनके यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से जब निकलते हैं तो मतलब उद्यान निकल रहा है, इसकी की तरफ से प्राण निकल रहा है, तो वो उनकी उधर गति जो होती है बहुत ऊपर के लोगों में जाते हैं फिर। राइट। तो इसके पीछे भी एक साइंस है पूरी।